हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें यदि आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करें, सॉल्यूशन की क्वांटिटी इंक्रीज करें, कम करें, ज़्यादा करें, कुछ भी करें तो उससे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज चेंज होती है। बट सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूट के पार्टिकल कम है या ज़्यादा है। सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी कितनी है इस पर डिपेंड ना करके, या कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है इस पर डिपेंड ना करके सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, उसे हम कॉलिगेटिव या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कॉलिगेटिव दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन या टेम्परेचर, प्रेशर इन किसी पर भी डिपेंड ना करके सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, यानी आपने उसमें जो भी कुछ डिसॉल्व किया उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, साइज पर भी नहीं कि पार्टिकल का साइज इतना है कि इतना है कि इतना है कि इतना सा है, किसी पर डिपेंड ना करके सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यदि डिपेंड करती है तो उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना। इन चारों प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और प्रूफ करते हैं कि हम इनको कॉलिगेटिव क्यों बोल रहे हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को यदि आपको प्रूफ करना है कि कॉलिगेटिव है, दैट मीन्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी ओनली सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी से बात करते हैं, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर देते तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो सॉल्यूशन में वेपर पार्टिकल्स बन रहे हैं वो ओनली सॉल्वेंट के बनेंगे। सॉल्यूट आप नॉन वोलेटाइल ले रहे हो तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा टोटली किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पर। तो या सॉल्वेंट कितना है, कितने पार्टिकल्स हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं द रिलेटिव लॉरिंग, रिलेटिव यानी उसके रिस्पेक्ट में कितनी रिलेटिव लॉरिंग हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिक्स किया तो उस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, जो आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, यानी हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम कह दें PS, दैट मीन इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो आप नॉन वोलेटाइल ले रहे हैं तो उसका तो वेपर प्रेशर कुछ होगा नहीं, तो टोटली आपका किसका होगा, जो भी सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर वहां पर आएगा। तो यहां से अब हम इसको क्या कर सकते हैं, PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिमूव सिंबल रिमूव करके हम लगा दें इक्वल और एक कांस्टेंट लगा दें। तो हमने यहाँ ले लिया P0 A x A। जब भी हम नॉट की बात करते हैं, आपको पहले भी बता दिया, नॉट के साथ जो हम सिंबल रिप्रेजेंट करें वो किसका, प्योर सब्सटेंस का। तो P0 A किसके लिए लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यदि यहां से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, PS अपॉन P0 A इक्वल्स टू XA।
बट हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, बट एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है 1, तो एक्स ए कितना आएगा 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू में यदि यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। इसी को मैं लिख सकती हूँ एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इट इज equals to the P naught A minus PS upon P naught A. This is the relative lowering of vapor pressure, यानी कितना कम हुआ किसके रिस्पेक्ट में, जो प्योर सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम हो गया, उसको हम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी ये जो आपकी टर्म है, दिस टर्म इज इक्वल्स टू द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां से हम यदि डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या है आपके पास XB, XB दैट मीन्स आपने क्या प्रूफ किया सॉल्यूट। तो यहां से अब आप क्या बोल सकते हो, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। इसलिए रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ये एक चीज हमने प्रूफ कर दी कि जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यदि आपको रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, आपने जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है उसे फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको वापस से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी हमने रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या निकाला, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू HB. That means relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. अब mole fraction of solute equals to क्या होता है, moles of solute by moles of solution. Moles of solvent equals to क्या होता है, mass of solvent by molecular mass of solvent. इसी तरह से moles of solute क्या होगा, mass of solute by मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये वैल्यूज यदि यहाँ पर रख दी जाए तो मेरे पास XB इक्वल्स टू कितना मिलेगा, WB अपॉन MB अपॉन WA बाय MB, WB अपॉन सॉरी यहाँ MA आएगा एंड WB बाय MB। बट हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग। दैट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, काफी कम होगा सॉल्यूशन में। तो हम मान सकते हैं कि जो आपका WB अपॉन MB है ये WA अपॉन MA के कंपेयर में बहुत ज़्यादा लेस क्वांटिटी में है, तो हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन में से हम WB अपॉन MB को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास XB कितना बचेगा, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ये XB की वैल्यू हम उठा के यहाँ पर रख दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, MB से। यानी हम यदि MB निकालें तो हमारे पास MB इक्वल्स टू कितना आएगा, WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PS। By using this you can calculate the molecular mass of solute.
इन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको, क्योंकि जब भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूछी जाती है पूरा का पूरा एक कंबाइन नहीं पूछा जाता, या तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है और डेफिनेशन के साथ में कोई एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को आपसे डिस्क्राइब करने को कहा जाएगा, या आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पर, तो हम सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पर फॉर्मूलेस निकालेंगे, उससे उसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास काफी सारे फॉर्मूलेस इकट्ठे हो जाएंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो गिवन वैल्यूज है उन सबको आप नोट डाउन कर लें और उससे रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करके आप वैल्यू पुट कर दें, आपसे इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और इस तरह करने पर आपके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रहती है। तो यहाँ हमने एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, दैट इज द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आइए अब हम सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यदि हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम क्या बोलेंगे, जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है दैट इज देयर बॉइलिंग पॉइंट। बट अब आप बड़े हो गए, 12th क्लास में आ गए, थोड़ा सा अब हम इसको मॉडिफाई करें तो बात वही आती है कि जिस टेम्परेचर पर बॉइल होता है, लेकिन उस चीज को हम प्रेशर से या वेपर प्रेशर से कनेक्ट करने की बात करें तो एक्चुअली कोई भी लिक्विड उस टेम्परेचर पर बॉइल होता है जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जिस कंडीशन में उसका वेपर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम जो टेम्परेचर होगा उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी तभी कोई चीज बॉइल होना स्टार्ट होती है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की, यानी जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास वेपर पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि वो वेपर पार्टिकल्स किसके हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के हैं, सॉल्यूट के तो वेपर पार्टिकल है ही नहीं, तो टोटल सॉल्यूशन का आपके पास प्रेशर ज्यादा होगा, तो वहां पर जो वेपर पार्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि कम आ रहे हैं तो वहां पर वेपर प्रेशर कितना होगा, कम अप्लाई होगा। अब वेपर प्रेशर कम अप्लाई होगा तो उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, यानी जब तक उतने पार्टिकल्स वेपर में नहीं आ जाते, वो प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं करने लगते, यानी यदि आपके पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम पड़ रहा है तो उसको एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर तक आने में टाइम ज्यादा लगेगा, कॉमन सी बात है। तो अब यदि दोनों का प्रेशर इक्वल होने में टाइम लग रहा है तो इतनी देर में आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल होगा, उसके कंपेयर में सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड कंटेनिंग है, ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और इस ज्यादा टाइम के थ्रू टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट, इसी को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया। ठीक है ना, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको यदि हम देखें, एक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर के अगेंस्ट। तो हमारे पास टू कर्व मिलते हैं, एक सॉल्वेंट के लिए मिलता है और एक सॉल्यूशन के लिए मिलता है। ये वाला कर्व हमारे पास सॉल्वेंट का है और ये वाला कर्व हमारे पास सॉल्यूशन का है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन जिस पॉइंट पर इन ग्राफ्स को कट कर रही है, यानी हम मान लें ये जो सॉल्वेंट वाला ग्राफ है x पॉइंट पर कट हो रहा है और ये y पॉइंट पर कट हो रहा है, तो x और y वो पॉइंट है जहां पर
सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है। तो यहां से आप यदि एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो पॉइंट आएगा ये किसका टेम्परेचर होगा, सॉल्वेंट का, यानी ये जो टेम्परेचर है ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह से हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे ये जो टेम्परेचर आ रहा है ये किसका टेम्परेचर होगा, सॉल्यूशन का। ये जो प्योर सॉल्वेंट का होगा तो प्योर के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट, तो हमने इसको लगा दिया TB नॉट, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नॉट सॉल्वेंट के लिए हो गया और ये हो गया आपका TB किसके लिए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग। आप देख रहे हो ग्राफ इस तरफ मूव करता है, इस तरफ वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो आप यहाँ क्लियरली ऑब्जर्व हो रहे हैं आपको कि TB इज मोर देन T नॉट B। ये जो डिफरेंस है इसी को ही कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डेल्टा TB इस सिंबल से रिमूव करते, तो डेल्टा TB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, TB माइनस T नॉट B। ये क्या होगा आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड करेगा, यानी ये डिफरेंस किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे यानी जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिक्स होगा वेपर प्रेशर उसका उतना ही कम होगा और उसको एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल आने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ये डिफरेंस की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, जो आपकी डेल्टा TB की वैल्यू है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। यदि कम है तो ये डिफरेंस कम आएगा, ज्यादा है तो ये डिफरेंस ज्यादा होगा। दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट। और यहीं से ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। ज्यादा होंगे तो ज्यादा हो जाएगा, कम होंगे तो कम हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या है, आप सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ रहे हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका यदि सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है तो बॉइलिंग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, डिफरेंस ये ज्यादा निकलेगा, कम होगा तो कम होगा। ये क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड है इसलिए ये क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम आगे बात करते हैं, यहां से यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव कर देते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, हमने लिखा डेल्टा TB इक्वल्स टू के XB, और XB अभी आप प्रूफ कर चुके हैं, XB इक्वल्स टू कितना होता है, NB अपॉन Na प्लस NB, यानी आप लिख सकते हो XB इक्वल्स टू WB अपॉन MB बाय WA बाय MA प्लस WB बाय MB। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है जिसे निग्लेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए हमारे पास XB कितना आ जाएगा, WB बाय MB एंड इंटू MA बाय WA। ये वैल्यू यदि यहां पर पुट कर दी जाए ना, ये वैल्यू यहां पुट कर दी जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा TB इक्वल्स टू के WA अपॉन MB इंटू MA बाय WA। हम आप यहां ऑब्जर्व करिए ये जो वैल्यू है ये, सॉरी यहाँ WB होगा, moles of solute in per kg of solvent, that is called molality। that means इस टर्म को आप मोलैलिटी से रिप्लेस कर सकते हो, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू KM
एम ए, मोलरिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो गया के एम एम। अब आप यहाँ देख रहे हैं के इज द कांस्टेंट एंड एम ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो के भी एक कांस्टेंट है, एम ए भी एक कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट का कांस्टेंट का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों को हम रिप्लेस करके एक अनदर कांस्टेंट लिख देते हैं, तो वो हमने लिख दिया डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम। के बी एक अनदर कांस्टेंट है जिसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ इसमें यदि आप इफ एम इक्वल्स टू 1 लेते तो आपके पास क्या आ जाता है, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी। यहां से आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। जब सॉल्यूशन की मोलरिटी यदि 1 है, यानी 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है, उस टाइम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है। यहां तक ये आपका ये बात आती है। अब आपको आगे प्रूफ करना है, आगे निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आप कहां से निकालें, हम यहां से फिर से सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी आपने निकाला डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने अभी क्या निकाला है, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम। एम हमें क्या मालूम है, मोलरिटी। यदि एम की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि हम डब्ल्यू ए को ग्राम में लेते हैं तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1000। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम बी की, तो एम बी के लिए कितना हो जाएगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाय डेल टी बी इंटू सॉरी एम बी तो हमने इधर लिख दिया, तो अब डब्ल्यू ए इन ग्राम। By using this formula, you can calculate the molecular mass of solute by elevation in boiling point। ठीक है, तो यहाँ हमारी दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फिनिश होती है। सॉरी, नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वालिटेटिव आपकी थर्ड वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज हो जाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अपने सॉलिड में कन्वर्ट हो गया वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ भी हम थोड़ा सा इसको वेपर प्रेशर की टर्म में बात करें, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया है तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम। थोड़ी सी हम मॉडिफाइड लैंग्वेज में यदि फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और उसका सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। ये कब होगा, जब वो दो स्टेट इक्विलिब्रियम में आएंगे। जब एक लिक्विड और उसकी सॉलिड की स्टेट यदि इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तब उनका वेपर प्रेशर इक्वल होगा, और इस वेपर प्रेशर के टाइम जो टेम्परेचर होगा उसे हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस बात को हम ग्राफ के थ्रू
एक्सप्लेन करते हैं, ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यह हमने ग्राफ बनाया हुआ है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के अगेंस्ट। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ग्राफ मिलता है ये हमारे पास सॉल्वेंट का मिलता है और इसके नीचे जो ग्राफ मिलता है वो इसका मिलता है सॉल्यूशन का मिलता है। यहां हमें एक ग्राफ और मिलता है ये वाला। ये जो ग्राफ है रेड वाली जो लाइन आपको शो हो रही है ये सॉलिड स्टेट की, यानी इस स्टेट में जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है। ये आपके पास लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है और ये आपका सॉल्यूशन है। ये दोनों लिक्विड स्टेट में है और ये आपका इस टेम्परेचर पर सॉलिड हो रहा है। यहां पर आप देखते हो यहाँ कुछ इमेजिनरी लाइंस बना लेती हैं। जैसे एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है जिस पर सॉल्वेंट और सॉलिड इक्विलिब्रियम में आएंगे। दैट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आप इसको कोई नेम दे दें, सपोज एक्स वाले पॉइंट पर प्योर सॉल्वेंट और उसकी सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में है, वेपर प्रेशर इक्वल है या इक्विलिब्रियम में। तो इसके पैरेलल जो टेम्परेचर होगा ये किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यानी प्योर है तो आपने क्या बोला T0, और हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमने इसको बोल दिया TF। इसी तरह से जब आप इसकी बात करोगे तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये किसका है सॉल्यूशन का, इसको आप चाहो तो y पॉइंट दे दो। ये किसका है सॉल्यूशन का, यानी ये कितना होगा TF। यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो इस कम हुए फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, डेल से। तो हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डेल TF। यहाँ से आप देख रहे हो क्योंकि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो गया यानी डिप्रेस हो गया। इस जो कमी होती है उसी को डिप्रेशन बोला जाता है। तो किसमें कमी हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट में। दैट मीन्स ये जो कमी है इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल TF। अब ज्यादा क्या है, T0F माइनस TF। अब ये जो डिफरेंस है ये भी किस पर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर पर, और वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। यानी जितने ज्यादा आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स लेंगे वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। यानी ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स के। तो हम इसको भी बोल सकते हैं कि डेल TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB। इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपके डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अब हम यहाँ से यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, के जो कि एक कांस्टेंट है, इसको हमने क्या बोल दिया कि एक कांस्टेंट। XB की वैल्यू पुट करें तो XB की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। तो XB कितना आएगा, डेल TF इक्वल्स टू K इंटू XB कितना होगा, WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। इस वैल्यू को आपने क्या बोला, मोलैलिटी। मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m। तो आपने लिखा डेल TF इक्वल्स टू K MA। K इज द कांस्टेंट, MA इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का प्रोडक्ट इज अनदर कांस्टेंट। तो आपने इन दो कांस्टेंट की प्लेस पर एक कांस्टेंट लिखा K। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का है तो हम क्या लिख देंगे, KF मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। यहाँ पर भी यदि आप मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपके पास जो आपका KF है किसके इक्वल होगा, डेल TF के। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। यदि सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है उस केस में आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सेम होगा।
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे। तो हम यहीं से यदि इसको शुरू कर देते हैं तो आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्या फाइंड निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट molecular mass of solute by डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी आपके पास निकल के आया है डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। एम की वैल्यू आप रखेंगे तो एम के लिए आप क्या रखेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यदि ये आप ग्राम में ले रहे हैं तो ये कितना हो गया आपके पास ऊपर 1000। तो आपको क्या निकालना है, एम बी। तो एम बी इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्ल्यू ए in gram. By using this formula, we can calculate the value of molecular mass Mb, molecular mass of solute. तो इनमें से आपके पास एक वैल्यू अननोन हो और बाकी आपके पास गिवन हो तो आप उस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस की हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की। एक प्रॉपर्टी और है जिसे बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।